नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लॉन्च की देश की नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। कहा कि सभी सेक्टर के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है नई नीति। लॉजिस्टिक कास्ट को सिंगल डिजिट में लाने का दिया लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ा फैसला। सरसों और रागी का बीज निःशुल्क वितरित करेगी योगी सरकार। बीज वितरण के लिए 867 लाख रुपए अनुदान के प्रस्ताव को कैबिनेट ने किया पास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पॉक्सो अधिनियम 2012 पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा कि किसानों के चहुमुखी विकास के लिए पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं काम। मोदी सरकार के प्रयास से किसान की आय हुई दोगुनी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंबई में कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए 72 PMEGP इकाइयों का किया उद्घाटन। 720 PMEGP लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी का भी किया वितरण। कहा कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया हमारे संगठन का आदर्श वाक्य है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को देश की नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लॉन्च की और कहा कि ये सभी सेक्टर के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। पीएम ने इस सेक्टर से जुड़े लोगों को लॉजिस्टिक कास्ट को सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य दिया। देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश ने लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उस समय उठाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। पीएम द्वारा लॉन्च ये नीति आर्थिक विकास के सफर को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने इस नीति को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। गौरतलब है कि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देश में लॉजिस्टिक्स की ज्यादा लागत को देखते हुए एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की जरूरत महसूस की गई। इस नीति का बुनियादी लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है ताकि घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लॉजिस्टिक्स से जुड़े आधारभूत ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है।
उन्होंने कहा कि इन कदमों से आर्थिक प्रगति का सफर तेज हुआ है। इस अवसर पर 2 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए, जिनसे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सुगमता आएगी। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसमें देश में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हो रही प्रगति को दिखाया गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व्यापार में सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति संपूर्ण लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने में भी सहायक होगी। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून की वजह से प्रभावित हुए किसानों को योगी सरकार सरसों और रागी का निःशुल्क बीज वितरित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से निःशुल्क बीज वितरण समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। योगी कैबिनेट के इस फैसले के तहत सामान्य सरसों, अल्पकालीन सरसों और रागी के निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे। निःशुल्क बीज वितरण के लिए 867 लाख रुपए अनुदान के रूप में व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस सुविधा का लाभ किसानों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पॉक्सो अधिनियम 2012 पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं, उससे आज देश के किसानों के जीवन में न केवल परिवर्तन आया है, बल्कि उसकी आय भी पहले की अपेक्षा दोगुनी हो गई है। 2014 से पहले भी तमाम किसानों के जीवन में आई हुई परेशानियां हम सबके सामने हैं। उसका हम विस्तार से उल्लेख करेंगे तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा। लेकिन किसानों के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन आए, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके अंदर संपन्नता आए, उनका खेत में पैदा होने वाला अन्न बाजारों में ठीक प्रकार से जाए, उसको ठीक प्रकार की मार्केट मिले, उनकी आय दुगना हो। यह काम अगर किसी ने ठीक प्रकार से, शिद्दत से, मुद्दत से और अपनी कार्य व्यवहार और कार्यनीति में लाने का काम किया, तो उस भारत मां के लाल का नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंबई स्थित खादी और ग्राम उद्योग आयोग कार्यालय में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त 72 इकाइयों का उद्घाटन किया और 720 पीएमईजीपी लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण किया। राणे ने उद्घाटन भाषण में कहा कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया हमारे संगठन का आदर्श वाक्य है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि केवीआईसी रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और उत्पादन बढ़ाने के प्रधानमंत्री के इस मिशन में समर्पित रूप से काम कर रहा है। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता को प्रेरित करते हुए निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए समय की पाबंदी, सत्यता और अनुशासन के मंत्र का अनुपालन करने का भी अनुरोध किया। केवीआईसी ने 25,105 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं 2,08,40 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 सितंबर 2022 तक 802.19 करोड़ एमएम मार्जिन मनी जारी किया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शनिवार को मुंबई के जुहू समुद्र तट पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा भारत के विजन एट 2047 को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समुद्र तटों की साफ सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कम उपयोग किए गए समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समुद्र से 15,000 टन प्लास्टिक कचरे को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक और इसके $1,500 मिलियन होने का अनुमान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान सरकारी विभागों के तालमेल के साथ पूरे देश में लागू किया गया है
और इसमें सभी तटीय राज्यों के नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे साल तटीय सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया। भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के 2000 से अधिक बच्चों के साथ आईसीजी कर्मियों ने मुंबई के विभिन्न स्थानों जैसे कि जूहू, गिरगांव, वर्सोवा, मड मार्वे, कोलाबा, बांद्रा और वर्ली में समुद्र तटों की सफाई की। उत्तर प्रदेश मैनपुरी के लहसुन किसानों पर इस साल मंदी की मार पड़ी है। यहां के किसानों को अपनी लागत का 1/3 दाम भी नहीं मिल पा रहा है। लहसुन क्षेत्र में जहां किसानों को इस वर्ष 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केवल 150 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिलने से किसानों की लागत तो दूर, मजदूरी तक नहीं निकल रही है। ऐसे में किसान कर्जदान होने की स्थिति में आ चुके हैं। मैनपुरी के आसपास करीब 40,000 हेक्टेयर रकबे में लहसुन बोया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में लहसुन का सर्वाधिक घना रकबा है। और किसानों ने बताया है कि पहले लहसुन का निर्यात किया जाता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका तमाम देशों में लहसुन जाया करता था और अब लहसुन का निर्यात बंद कर देने से किसानों को आर्थिक मंदी का बोझ ढोना पड़ रहा है। आज हमने 7 पैकेट लहसुन बेचा है। कितने रुपए का बिक गया? 7 पैकेट 700 रुपए के बिके साहब। 7 पैकेट 700 रुपए बिके। उनको पैदा करने में कितनी लागत लगी? लागत तो बहुत लगी थी उनमें। अच्छा, हाँ। तो यहाँ बेचने क्यों आए? उसको भाड़ा भी लगा होगा? अब सब भाड़ा तो लगा है, लेकिन कटाई की नहीं। 50 रुपए पैकेट तो कटाई लगती है, हाँ। उसके बाद 20 रुपए पैकेट का भाड़ा लगता है। अपनी मजदूरी तो गई घर में, कोई मतलब ही नहीं उसका क्या है। बहुत से लोगों ने फेंक दिया। बहुत से लोगों ने फेंक दिया और फेंकने के लिए हम भी रखे। मेरे पास अभी लहसुन रखा है 20-25 पैकेट। क्यों फेंक क्यों रहे हो? कुछ तो रेट मिल ही रहा ना। सब इसमें कटाई नहीं निकल रही है, मजदूरी नहीं निकल रही है, लागत की बात ही अलग है। 4-5 बीघा को अथवा 5-6 को करीब। हाँ, क्यों फेंक दिया? और कावा को तो 2 रुपया 4 रुपया किलो के गिरा हुए। अच्छा, तो भाई कटाई को पैसा ना, कटाई के जब ना है तो लागत कहाँ, बहुत तो लागत चली गई का। मतलब अभी जो काट के बेचते वो नहीं निकल रहा? बहु ना निकल रहा हो। एक आदमी 1 पैकेट काट पाएगो। अब 1 पैकेट कितने को होएगो? चल लो 300 रुपया कुंटल, 400 रुपया, 200 रुपया। तो क्या लागत निकल रही है? लागत नहीं निकल रही। फिर क्यों इसको इतना मेहनत करके काट के और बेचने जा रहे हो? काजू को नमक आ जाएगा, लागत कहाँ निकलेगा? मजदूरी निकाला तो मजदूरी ना निकल रही। अच्छा, तो कहीं काट लें जो कितना लहसुन किया था आपने? तो 2-2.5 बीघा। 2-2.5 बीघा में कितनी लागत लगी होगी? लागत तो लग गया 10,000 रुपया। अच्छा, और अब कितना निकले आएगा ये बेचने के बाद? 10,000 रुपया निकल आएंगे। और जम्मू और कश्मीर में बहुत खूबसूरत और अनूठी कला और शिल्प है। रेशम के कालीन, बुना कालीन, ऊनी शॉल, कुर्ता और बर्तनों को शानदार ढंग से सुशोभित किया जाना यहाँ की कला का रस है। श्रीनगर में कश्मीर की कला को बचाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में कई कारीगरों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में आने वालों ने बताया कि कश्मीर की कला को बचाने की आवश्यकता है जो मिटती जा रही है। कश्मीर की इस सुंदर कला को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए भी इस तरह का आयोजन बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, हमारा कल्चर है, वो दिन ब दिन दैट इज़ डाइंग, एक हिसाब से वो मर रहा है। उसको एक रिवाइव करने का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे बच्चों को, जिनको हमारे कल्चर के बारे में, हमारे आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है ऐसा इनिशिएटिव है कि उनको पता चले हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारी नई जनरेशन को पता नहीं है बिल्कुल भी इसके बारे में। कश्मीर का आर्ट वाकई में बहुत ज़्यादा, एक तो फेमस है और एक तो बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्प है। जब जो कश्मीरी वर्क, जैसे मैंने अभी ये शॉपिंग की है, इस पे कश्मीरी वर्क है, तो जो ये बाहर के लोग जब आके देखते हैं तो ये तो वैसे भी अट्रैक्ट करता है। कल्चर कश्मीर का जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं मानती हूँ कि इसको बड़े लेवल पे और करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। आजकल जो हम अपना जो ट्रेडिशन, जो हमारे काम हैं, जो अक्सर देखा जाता है कि वो गुमनामी की ज़िंदगी में जा रहे हैं। और हेल्प फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठा रखा है कि हम इनको उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाल के एक खुली हवा में
उनको काम करने का मौका दें, ताकि उनको भी लगे कि ना उनका भी कोई कदरदान है। और खासकर हमारी जो आने वाली नस्ल है, आने वाले बच्चे जो हैं, उनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए हमारा आर्ट कैसा, कितना रिच था। हम ऐसे वैसे कि मतलब जैसे हम बोलेंगे लकीर के फकीर तो नहीं थे। हमारा आर्ट हर हिसाब से, हर एंगल से, हर नजरिए से रिच था, अमीर था। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम भारत में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने और आर्थिक विकास का सभी को बराबरी से फायदा पहुंचाने का केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसके तहत केंद्र सरकार ने देश के पिछड़े जिलों में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। और इसी के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को भी शामिल किया गया है। पिछले 4 सालों में यहाँ शुरू हुई कई विकास की योजनाओं की बदौलत अब ये जिला तेज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। देश के कुछ पिछड़े जिलों में शामिल उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बाद से विकास की राह में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हाई वैल्यू क्रॉप्स हो या ड्रिप इरिगेशन हो या फिर बच्चों की शिक्षा, सभी क्षेत्रों में जिले के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। नीति आयोग की जुलाई महीने की जारी डेल्टा रैंकिंग में देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद को ओवरऑल 21वां स्थान मिला है, जबकि जून महीने में 28वें स्थान पर था। कृषि एवं जल संसाधन में प्रथम और शिक्षा में चतुर्थ डेल्टा रैंकिंग हासिल हुई है, जबकि जून महीने में कृषि में 46 और शिक्षा में 107वां स्थान था। कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में जिले में लगातार काम हो रहे हैं। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के अनुसार जिला 2 सेक्टर कृषि एवं शिक्षा में क्रमशः पहले और चौथे स्थान पर आया है। जिले में कृषि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ है। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। खासकर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को मजबूत किया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में सारे तालाब निर्माण कराकर और हर घर में जल उपलब्ध कराकर जल संवर्धन और पेयजल संवर्धन किया गया है। जनपद में हाई वैल्यू क्रॉप्स का कल्टीवेशन एरिया बढ़ा है, तो वहीं आधुनिक तरह से फसल के उगाने से किसानों को काफी फायदा भी हो रहा है। हमारा जो ये माइक्रो इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को काफी लाभ पहुंचा रहा है। और इसमें जो सब्सिडी का था इशू पहले की 45 to 55% सब्सिडी मिलती थी और काफी लोग नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ नीति आयोग की वजह से ही इसमें इतना ये हुआ कि इसमें जो सब्सिडी है 80% होने वाली है और बहुत जल्दी इसका जियो आएगा और बहुत जल्दी हमारे किसानों को 80% सब्सिडी हम दे पाएंगे। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, बहुत एक्यूरेट क्वांटिटीज में पानी लगता है हर पेड़ को, और वेंचुरी के द्वारा हम इसमें खाद भी दे सकते हैं। बहुत मतलब ऑप्टिमम लेवल की हम खाद देते हैं, तो उससे ये है कि खाद भी हमारी बहुत कम लगती है और लेबर कॉस्ट भी बचती है हमारी खाद लगाने में, क्योंकि हम एक ही जगह से पूरे 10 एकड़ को हम आधे घंटे में हम खाद दे सकते हैं ड्रिप के द्वारा। ड्रिप लगाने से एक तो पानी की अनावश्यक जो खर्चे वो हमारे रुक गए और बहुत कम टाइम में सारे पौधों को पानी मिल जाता है और बहुत आराम है इस चीज से, हमें बहुत काफी कुछ फायदा हुआ है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त मॉडर्न क्लासरूम में प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहीं गणित प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया है, जिससे बच्चों को समझने में काफी आसानी हो रही है। अब हमें मैथ लैब बन गई है, तो हमें प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, जिससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और उसमें टाइम कम लगता है। पहले ब्लैक बोर्ड पर छात्रों का ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन अब जब प्रोजेक्टर पे एक फिल्म जैसे पढ़ाया जाता है हमें यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा मन लगता है और हमें अच्छे से समझ में आता है। पहले के मुकाबले जो हमें मैथ लैब मिली है, इस लैब में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाया जाता है। ये हमारी मॉडर्न क्लास है, जिसमें हमें प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाया जाता है। इस प्रोजेक्टर से हमें समझने में बहुत ही आसानी मिलती है। केंद्र सरकार की देश के पिछले जिलों को आधुनिक बनाने की आकांक्षी जिलों के योजना ने उधम सिंह नगर जनपद को विकास के नए रास्ते पर चला दिया है। अब उधम सिंह नगर विकास के नए नए पैमाने तय कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जिला देश के विकसित जिलों में शुमार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार
गुजरात की ध्रोल मंडी में 16 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 1,830 रुपए, जो कि 17 सितंबर को 80 रुपए टूटकर 1,750 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 16 सितंबर को बाजरे की खरीद 1,900 रुपए पर हुई। 17 सितंबर को यहां इसका भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 2,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 17 सितंबर को बाजरे के सौदे 1,749 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की शिकोहाबाद मंडी में 16 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 17 सितंबर को भी 1,800 रुपए पर टिका रहा। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 12,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 12,77,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वही बात तिल की आवक की करें तो सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शनिवार को तिल की आवक दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में अधिक देखने को मिली। 17 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 16 सितंबर को तिल का भाव रहा 11,430 रुपए, जो कि 17 सितंबर को 175 रुपए टूटकर 11,255 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ध्रोल मंडी में 17 सितंबर को तिल का भाव 190 रुपए गिरकर 10,750 रुपए हो गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में तिल का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 17 सितंबर को 345 रुपए की मजबूती के बाद 12,000 रुपए हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 16 सितंबर को तिल की खरीद 10,190 रुपए पर हुई। 17 सितंबर को यहां इसका भाव 50 रुपए की उछाल के बाद 10,240 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ तिल की उपज साल 2021-22 में 7,62,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की पैदावार 8,17,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। तेलंगाना में केले की रोपाई करें, वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। किसान कपास की बुआई करते रहें। कपास के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी टमाटर की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा हल्दी के खेत की देखभाल करें। हल्दी में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तमिलनाडु में केले की बुआई कर सकते हैं। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं लाल मिर्च की नर्सरी तैयार कर लें। यही किसान मूंग की बुआई करते रहें। साथ ही उड़द की बुआई भी कर सकते हैं।
शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के दौरे पर जबलपुर पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, जस्टिस वर्मा स्मृति व्याख्यान माला और राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं तो उसका भी हम समाधान निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया था, उसी श्रृंखला में आज ये कार्य हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को झंडी दिखाई। इस दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए रक्तदान अभियान के पहले ही दिन एक रिकॉर्ड बन गया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,664 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,555 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ मंत्री स्तरीय आर्थिक और निवेश समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्रियों के विभिन्न आर्थिक और निवेश समिति के संयुक्त कार्य समूह के तहत हुई प्रगति पर चर्चा करने की उम्मीद है। पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और आरबीआई से जारी बुलेटिन के अनुसार भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट इस वित्तीय वर्ष 3% तक रह सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में ये 1.2% था। भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट पर बोझ बढ़ता जा रहा है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।